हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी। ठीक है, आज की जो हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी का है, ये है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये सारे उपचारात्मक शिक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, और ये देखिए, उपचारात्मक किसे कहा जाता है, इसकी मैंने एक डेफिनेशन ली है। ये देखिए ज़रा, आप डेफिनेशन देखिएगा। इसकी डेफिनेशन है, ये देखिए, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारित शिक्षण है। यानी कि शैक्षणिक निदान का ही उपचारी शिक्षण है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाई का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक को शिक्षण विद्या अपनाता है। इसे औपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये सारे के सारे ये इसी से ही जितने भी प्रश्न हैं वो इसी से ही रिलेटेड है। ये देखिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न में क्या पूछा है? पहले प्रश्न में पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना, या फिर विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करना या लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। ये है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान निकालना। ठीक है, ये उपचारात्मक शिक्षण है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है ये बताना है। किस पर निर्भर करती है? ये करती है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान लगाना। ठीक है, कि बच्चे में क्या समस्या है, किस वजह से वो त्रुटि कर रहा है, इन सब के बारे में उसकी पहचान करना। ठीक है, अब ये देखिए, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ये नहीं हो सकता। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर ये भी नहीं है। समस्याओं की पहचान पर ये भी नहीं है। लेकिन क्या है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, तो इसका 4 आंसर ठीक हो गया। चलिए, प्रकाश ईश्वर को क्या ईश्वर उच्चारित करता है, उसमें दोष है। किस चीज का दोष है? यानी कि वो ईश्वर को ईश्वर, ठीक है, उच्चारित करता है, तो उसमें ये दोष है, स्वर लोप का दोष है। ठीक है, चलिए, रोहिन राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, उसके उच्चारण में किस चीज का दोष है ये बताना है। ये क्या है? राजेंद्र को राजेंद्र उच्चारित करता है, उसके उच्चारण में क्या है? प्रयत्न, ये है प्रयत्न। लाघव दोष है, या अन्य भाषाओं का प्रभाव है, या क्षेत्रीयता का प्रभाव है, वह नगरीय ध्वनियों में अनभिज्ञ है। ये है कि क्षेत्रीयता का प्रभाव है। ठीक है, ये क्षेत्रीयता का प्रभाव है कि राजेंद्र को राजेंद्र, बहुत सारे गांव में राजेंद्र बोलते हैं, ना कि राजेंद्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है, आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष का उदाहरण है? किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? ये शक्ति को शक्ति कहना, यानी कि ये शक्ति और शक्ति, इन दोनों में अंतर है। ये शक्ति है और ये शक्ति है। ठीक है, और इसमें है स्वर भक्ति का। ठीक है, इसमें स्वर भक्ति का दोष है। चलिए आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ये आपको बताना है कि जो हिंदी भाषा है शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। ये देखिए, कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, या उपचारात्मक सुझाव देना। इनमें से कौन सा है? ये है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं।
छात्रों को छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है कौन सी है? सबसे सुगम विधि कौन सी है इसमें बताना है। इसकी सबसे सुगम विधि है जो छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है कि छात्रों के अधिगम संबंधी दोष एवं कमजोरियों का निदान करना। ठीक है, चलिए ये ए ऑप्शन ठीक हो गया, इसका एक ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? ये बताना है कौन सी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसे नहीं में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब प्रश्न पूरा तो पढ़ते नहीं है और जो सही उत्तर होता है वो लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन ढूंढना है हमें। क्या क्या नहीं है कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है बताना है। ये देख लिए, अतिरिक्त कक्षाएं ये सब शिक्षण से रिलेटेड है। गोष्ठियां ये भी, ये सभी शिक्षण से, शिक्षण भाषा से के गोष्ठियों में भी हम भाषा एक दूसरे से भाषा करते हैं। विशिष्ट अभ्यास ये भी शिक्षण से ही है, लेकिन व्यायाम नहीं है, ये शिक्षण से नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है, ये बताना है कौन सा उद्देश्य है। ये देखिए, इसमें देखते हैं, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, ये गलत है। ये देखिए, शैक्षणिक कठिनाइयों व दोषों का निवारण करना, ये सही है। तो बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये है कितना है, इसका दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए, कि हिंदी भाषा में से शिक्षण में शैक्षिक उपचार का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है कि शैक्षणिक कठिनाइयों व दोषों का निवारण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, ये क्या उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्रों को प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, बिल्कुल ठीक है। छात्रों में ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, ये भी ठीक है। छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये भी ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, है उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आप इसमें देखना है कि नेगेटिव कौन सा है। प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये सी-टेट के क्वेश्चन हैं। और देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है ये। ये देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? इसमें नहीं, इसमें नेगेटिव है। ठीक है, इसमें नेगेटिव देखना है हमें। प्राथमिक स्तर के बच्चों में परीक्षा में फेल होने पर उन्हें अगले कक्षा में प्रोन्नत करने से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये दो ऑप्शन ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन, ये ठीक है इसमें। और इसमें ये वाला सेकंड वाला नेगेटिव है। ये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकायों के रूप में पढ़ाना, ये भी ठीक है। ठीक है, और माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना, ये भी ठीक है। लेकिन नेगेटिव कौन सा है? नेगेटिव है ये दो, तो इसका दो ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है? निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है? उपचारात्मक को शिक्षण को सफल बनाने के लिए जो सहारा लिया जाता है, दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन सभी का सहारा लिया जाता है। तो क्या हो गया, 4 आंसर ठीक हो गया इसका, ये सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, उपचारात्मक कार्य क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, ठीक है,
यानी कि पहले बच्चों को पूरा पाठ पढ़ा देना चाहिए। जब पाठ की समाप्ति हो जाए मतलब कंप्लीट हो जाए चैप्टर, तो उसके बाद हमें हमें बच्चों से मतलब पूछना चाहिए और उनकी जो जो भी समस्या है पूछना चाहिए, क्या समझ में नहीं आया तो उसकी उन्हें अगर किसी चीज़ में समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या है, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा है उपचारात्मक शिक्षण का आधार है? कि देखिए, स्व परीक्षण, स्व परीक्षण या पाठ्य पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या व्याख्यान परीक्षण। ये है निदानात्मक परीक्षण, ठीक है? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? ये बताइए। अगर कक्षा में कोई भी बच्चा गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिख रहा है, तो आप क्या करेंगे उसे? उसे क्या ये देखिए, इसका देखते हैं। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण कराएंगे। ये ठीक है। ये शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने को कहेंगे, ये गलत है, क्योंकि बच्चे को हमें कुछ भी पनिशमेंट नहीं देना है। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएँगे, ये भी गलत है कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए जिस तरह वो त्रुटि कर रहा है कि बच्चे अगर क्योंकि त्रुटि से ही बच्चा सीखता है, अगर गलतियाँ करेगा तभी सीखेगा, तो ये भी गलत है। गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा व क्रॉस लगाएँगे, ये भी गलत है, ठीक है? तो क्या हो गया इसमें? ये इसमें सही कौन-सा है? ये फर्स्ट वाला सही है कि उसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे, ठीक है? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों क्या करेंगे? छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर देंगे। देखिए ये भी ठीक है कि उसे कि जो बच्चे मतलब बोलने में कठिनाई करते हैं, तो उसे क्या होगा, अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ये भी ठीक है। या फिर मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, ये भी ठीक है। अभ्यास में समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, इसका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी के बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को ये सब का अवसर देना चाहिए। चलिए, उपरोक्त सभी आ गया इसमें। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार-बार टोकने से क्या होता है? अगर बच्चा कोई भी मौखिक अभिव्यक्ति के समय कोई भी बार-बार त्रुटियाँ कर रहा है और उसे बार-बार टोक रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि बच्चे धीरे-धीरे खामोश होने लगते हैं, ठीक है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या करते हैं कि बच्चे एकदम अगर कुछ भी गलती करेगा, अगर हम बच्चे को उसे टोकेंगे, तो वो एकदम खामोश हो जाएगा। वो मतलब अपनी बात कह नहीं पाएगा। तो इसलिए उसे गलती कर रहा है तो करने दीजिए। उसे जब उसकी पूरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद उसका उपचार करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि बेटा आपने ये गलती की। तो क्या इसमें है? इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापकल बोलती है। एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगी? ये देखिए, रागिनी को समझाएंगी कि चापाकल नहीं हैंडपंप है क्या? रागिनी को समझाएंगे कि चापाकल नहीं हैंडपंप है। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहते हैं, ठीक है? उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया या उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो क्या हो गया कि हैंडपंप को चापाकल भी बोलते हैं, ठीक है? ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज ही पता चला है कि हैंडपंप को चापाकल बोलते हैं, ठीक है? तो इसका क्या हो गया? इसका 2 ऑप्शन टिक हो गया। चलिए
भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए कि जो भी भाषा सीखने में त्रुटि कर रहा है उन्हें मतलब दूर करना चाहिए। चलिए, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसे। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, या राहुल की आदत है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो क्या हो गया इसका? ये इसका 4 आंसर ठीक है कि राहुल बड़े समूह के सामने, पूरी क्लास के सामने जवाब देने में थोड़ी-सी मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो क्या हो गया? इसका 4 आंसर ठीक है। चलिए, ये जो प्रश्न है ये विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। आगे देखते हैं। ये प्रश्न सभी पूछे गए प्रश्न हैं जो अब करा रहे हैं। 21 ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए, भाषा सीखने में जो त्रुटि होती हैं वो क्या है? वे त्रुटि हैं, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर हो जाती हैं। ये क्या है? इसका 4 आंसर ठीक है। ठीक है? चलिए, इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका। ये देखिए, संवलीन विकार में क्या होता है? बच्चा संवलीन विकार में बच्चा क्या होता है? ये होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है? चलिए, 2 ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, आगे देखते हैं। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या है? ये कौन-सा उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? सॉरी, ये निर्भर करती है कि बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, या समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। यह है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। 4 आंसर ठीक है इसका। चलिए, आगे चलते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? ये देखिए, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है? या उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करे। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष का प्रयोग क्या कहते हैं। ठीक है? या उसे बताएंगे वे शब्द गलत हैं। तो क्या होगा कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। तो क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका, 1। ठीक है? चलिए, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे क्या होते हैं? जो बच्चे पढ़ने के रूप में जो कठिनाई महसूस करते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें बोलते हैं डिसग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, या मंदबुद्धि होते हैं, या डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। उसमें सीखने की अक्षम होते हैं, या सीखने में अक्षम होते हैं। ये होते हैं कि डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, कि जो पढ़ने में कठिनाई करते हैं वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। ठीक है? चलिए, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। ठीक है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। हाँ, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में
सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे या रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे? रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। उससे क्या कहेंगे? रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। क्या हो गया इसका? नहीं, इसका 3 ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कक्षा 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 पाठ में कक्षा ये 8 होगा। कक्षा पाठ में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? क्या जिम्मेदारी मानते हैं ये बताना है। ये देखिए, ये मानते हैं कि नंदिनी, ये देखिए कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करने की एक स्वयं उसमें सुधार करेंगे या नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही व उन्हें 20-20 बार लिखने के लिए कहेंगे। ये गलत है। या नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उससे अंक कट जाएंगे या नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। ठीक है, तो क्या हो गया? उसे नंदिनी को समझाएंगे कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह अन्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। वह संभवतः डैश से ग्रस्त है। किस चीज़ से ग्रस्त है? वो अगर पढ़ने से, जितने भी पढ़ने से आ जाते हैं वो आ जाते हैं, पढ़ने से है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है, ये डिसलेक्सिया कैलकुलिया होता है। ये होता है, ये गणित से संबंधित होता है। ठीक है, डिसग्राफिया लेखन से संबंधित होता है। डिसफेजिया इसमें बच्चा मतलब समझ नहीं पाता। ठीक है, ये समझ नहीं पाता तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ठीक है, ये आज का लास्ट प्रश्न था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और मैंने इसमें ये प्रश्न भी कराए हैं जो जितने बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, और आशा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।